हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग फ्रेंड्स जल्दी से आ जाइए। प्रिंसिपाल कंचन, अमित दुबे, गौरी सिंह, सुनैना। चलिए, क्लास जब भी कभी कोई बंद होगी ना तो मैसेज आपको पहले कर दिया जाएगा कि हाँ क्लास बंद नहीं। क्लास बंद का मैसेज नहीं तो क्लास चलेगी ही, क्लास बंद नहीं होती फिर ना। चलिए सीधा अब हम लोग क्लास में चलेंगे और क्लास में हम लोग सबसे पहले आज संसद की शुरुआत कल हो चुकी थी और उस संसद की शुरुआत में मैंने कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया था और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है और एक तरफ आधार है। किस बेस पे तुलना की जा रही है ना। और इस आधार में मैंने गठन की तुलना कर दी थी, सदन के कार्यकाल की तुलना कर दी थी, आधार की तुलना कर दी थी। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा है, हम दिख नहीं रहे? अभी दिखे? दिख गए? चलिए, तो आधार में हमने क्या क्या किया? गठन कर लिया और गठन के बाद सदन का कार्यकाल, सदन के बाद सदन के सदस्यों का कार्यकाल। अब आपको बताएंगे योग्यता और निर्वाचन। योग्यता में लोकसभा के लिए क्या कहा गया? योग्यता में लोकसभा के लिए कहा गया न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और योग्यता में राज्यसभा के लिए क्या कहा गया? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ये योग्यता है। और उसके बाद दूसरा जो तुलना की जाएगी, अब ये तुलना यहाँ पर की जाएगी योग्यता के बाद। जब आगे बढ़ेंगे, निर्वाचन किस प्रकार से होगा। और निर्वाचन का लिहाज है कि प्रत्यक्ष होगा व अप्रत्यक्ष होगा। तो इनका निर्वाचन आपको पता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा और राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। सदन की प्रकृति तो आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सदन की प्रकृति वैसे आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन फिर से जान जाइए। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। तो कितने आधार पर हमने तुलना कर ली? सारे प्री के क्वेश्चन बनेंगे ये। गठन की तुलना कर लिया, सदन का कार्यकाल कर लिया, सदस्यों के कार्यकाल का कर लिया, योग्यता का कर लिया, निर्वाचन का कर लिया, सदन की प्रकृति की कर लिया। अब करना होगा प्रतिनिधित्व का। कल ही कर लिया था, कहाँ कहाँ इसका प्रतिनिधित्व होता है। अब करना होगा क्या? इसकी अयोग्यता। अब दिख रहे हैं? ठीक है, खुश रहिए रमेश बिंदु, खुश रहिए, सारे लोग खुश रहिए एकदम। अब करना होगा अयोग्यता की तुलना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कुछ बारीक बातें पूछी जाती हैं आपसे। अयोग्यता के संबंध में तुलना, ध्यान रखिएगा कि संसद का सदस्य किस आधार पर अयोग्य हो सकता है। तो इनकी अयोग्यता का प्रावधान 3 जगह बताया गया है। एक तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में, दूसरा संसद द्वारा बनाया गया है, तीसरा दल बदल कानून के माध्यम से, दल बदल कानून के माध्यम से। इन 3 माध्यम से इनकी अयोग्यता के बारे में बताया गया है। लेकिन जब कभी भी कोई संसद का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संसद द्वारा बताई गई अयोग्यता के आधार पर अयोग्य माना जाए, इसके तहत कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो संसद का दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, या अपनी चुनावी खर्च देने में असमर्थ हो
असमर्थ हो, संविधान के नियमों के अनुसार कार्य न कर रहा हो, संविधान के नियमों के अनुसार कार्य न कर रहा हो, कार्य न कर रहा हो, और साथ ही साथ 2 वर्षों से तक किसी आपराधिक मामले में, किसी आपराधिक मामले में उसे सजा मिली हो, या वह व्यक्ति अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां, दहेज प्रथा को बढ़ावा देने या जाति के आधार पर वोट मांगता हो, ऐसे व्यक्ति की संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस आधार पर अगर किसी व्यक्ति की संसद की सदस्यता समाप्त होती है तो इस बात का अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो इस बात का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेगा। ये प्री में सवाल पूछा जाएगा। क्या राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता का अंतिम निर्धारण अपने विवेक से करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह से? न तो अपने विवेक से करेगा और न ही मंत्रिपरिषद की सलाह से, बल्कि यह निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद अंतिम निर्णय लेगा। क्या? निर्वाचन आयोग के सलाह के बाद अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है। अगर कोई संसद का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है तो तब अंतिम निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेगा। यदि दल बदल के आधार पर यह अयोग्य है तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? इसका अंतिम निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी लेगा। सदन का पीठासीन अधिकारी लेगा। और सदन का पीठासीन अधिकारी का मतलब हुआ लोकसभा में लोकसभा में अध्यक्ष लेगा और राज्यसभा में सभापति लेगा। जो व्यवस्था लोकसभा के सदस्यों के लिए है यही सेम व्यवस्था राज्यसभा के सदस्यों के लिए है। ये सवाल समीक्षा अधिकारी में नहीं पूछा गया है। ये सवाल यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, आईएएस जैसे परीक्षाओं में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, तो भविष्य में आपकी परीक्षा में भी टकरा सकता है। इसलिए इस लेवल पर भी मैंने बातें बता दी कि कोई भी संसद का सदस्य किस आधार पर अयोग्य हो सकता है। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर इसके बाद अभी दल बदल कानून भी बताऊंगा मैं, क्या है दल बदल कानून, अभी कुछ देर में बताऊंगा। अब इसके बाद सबसे पहले मैं बताऊंगा सदन का पीठासीन अधिकारी। इसे नोट करके ओके बोलिए पहले आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन संसद के पीठासीन अधिकारी की बात अगर मैं करूं तो इसमें लोकसभा में भी अधिकारी होंगे और राज्यसभा में भी होंगे। लोकसभा में भी होंगे
और राज्यसभा में भी होंगे। और लोकसभा में 2 पीठासीन अधिकारी हैं, एक है लोकसभा अध्यक्ष, एक है उपाध्यक्ष। एक है लोकसभा अध्यक्ष और एक है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। यदि बात राज्यसभा की जाए तो राज्यसभा में एक सभापति होगा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर। लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा में एक होता है सभापति, जिसे कहते हैं चेयरमैन, और दूसरा व्यक्ति है उपसभापति। उपसभापति जिसे कहा जाता है डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन। ठीक, सवाल सब आएंगे स्पीकर से ही। सबसे पहले पॉइंट ये पूछा जाएगा, स्पीकर की नियुक्ति कैसे होगी? स्पीकर की नियुक्ति कैसे होगी? तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर की न तो नियुक्ति होती है, न तो मनोनयन होता है, बल्कि इसका क्या होता है, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही किसी एक व्यक्ति का स्पीकर के रूप में चयन किया जाता है। तो इसका चयन होता है, ना कि निर्वाचन, ना कि नियुक्ति, ना ही मनोनयन होता है। ठीक सर, जैसे ही स्पीकर की नियुक्ति हो जाएगी तो स्पीकर अपना शपथ किसके समक्ष लेगा? दूसरा सवाल पूछा जाएगा, जैसे ही स्पीकर की नियुक्ति होगी, स्पीकर अपना शपथ किसके समक्ष लेगा? जैसे ही स्पीकर की नियुक्ति होगी, यह अपना शपथ जो लेगा वह शपथ नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, गलती से कुछ ना कुछ आप आंसर लगा देंगे। तो कुल मिलाकर ध्यान क्या रखना है, लोकसभा स्पीकर का शपथ नहीं होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि लोकसभा का सदस्य, अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुका है। अब स्पीकर के पद का कोई शपथ नहीं होगा। अच्छा सर, अगर स्पीकर एक बार बन गया तो स्पीकर का कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन वास्तव में स्पीकर का कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक होता है। लोकसभा के जीवन काल तक होता है। तो आप कहेंगे सर लोकसभा के जीवन काल तक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इनका कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर जब तक लोकसभा रहती है तब तक लोकसभा स्पीकर का भी कार्यकाल बना रहता है, तब तक वो भी अपने पद पर रहता है। उसके पहले अगर लोकसभा उसे हटा न दे, इससे पहले इसका पद तभी रिक्त हो सकता है, इसके पहले इसका पद तभी रिक्त हो सकता है जब लोकसभा इसे हटा दे। लोकसभा इसे हटा दे या स्पीकर यानी कि अध्यक्ष अपनी स्वेच्छा से उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे। ठीक है, अपनी स्वेच्छा से।
चलिए सर, हमको पता चल गया कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होगा, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होगा या नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा और कार्यकाल से पहले कैसे हटेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि लोकसभा स्पीकर को लोकसभा हटाना चाहे तो इसे कैसे हटाया जाता है। तो मिला कि ये कहना चाह रहे हैं हम बता दें हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। हाँ, वही चाह रहे हैं, चलिए बता देते हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया। अगर लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया बताना है तो स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उसके बाद स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। मेरा एक सवाल है आपसे सर, पूछिए सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल यह है कि जब लोकसभा स्पीकर को सदन में हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या लोकसभा की शक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या लोकसभा की शक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आंसर है यस, लोकसभा की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? अब वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। अब वह पीठासीन अधिकारी के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। क्या सदन में उपस्थित भी नहीं हो सकता? नहीं, उपस्थित तो हो जाएगा। क्या सदन में बोल भी नहीं जा सकता? बोल तो सकता है। कुल मिलाकर के अध्यक्षता नहीं करेगा सदन की ना। हाँ, यही बात है, जो कि अभी हटा नहीं है, केवल हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में लाया गया है। एकदम शांति से पढ़िए, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, आराम से सुनते रहिए। आपके मन में होने वाली सारी हलचल को मैं उठाता रहूंगा और एक एक पॉइंट क्लियर करता रहूंगा, बस डिस्टर्बेंस मत करिएगा क्लास में। तो मैंने कहा कि 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए और 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए और उसके बाद तब इसे हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन हटाए जाने का जब प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? अब जो सदन का पीठासीन अधिकारी है वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं काम करेगा। सदन में आ सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल आपसे है सर, क्या कि जब कभी भी लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो उससे जो हटाए जाने का संकल्प होता है वह कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, फर्स्ट टाइप के विशेष बहुमत से, सेकेंड टाइप के थर्ड विशेष बहुमत से, या फिर आपका प्रभावी बहुमत से? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर को हमेशा कैसे हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। ये प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है सर? प्रभावी बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का बहुमत। इसे ही कहा जाता है क्या? प्रभावी बहुमत, जिसे इंग्लिश में इफेक्टिव मेजॉरिटी करते हैं। इस प्रकार से स्पीकर हट जाता है। तो स्पीकर की नियुक्ति, स्पीकर का शपथ, स्पीकर का कार्यकाल, स्पीकर का त्यागपत्र, स्पीकर के हटाए जाने की प्रक्रिया, ये सब पूरा हो गया। लेकिन अभी भी स्पीकर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाकी है, जहाँ से प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। वो क्या है? वो ये है कि लोकसभा स्पीकर की कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। आखिरकार लोकसभा स्पीकर क्या करता है, इसे तो बताइए। ये सबसे ज़्यादा सवाल तो यहीं से बनते हैं। तो चलिए, अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया? लोकसभा स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा स्पीकर के कार्य, अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं, आइए देखते हैं। लोकसभा स्पीकर के क्या कार्य है? पहला कार्य है कि यह लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। और अध्यक्षता करते हुए किसी भी सदस्य को सदन के किसी भी
सदस्य को बोलने की अनुमति एवं बैठने का आदेश देता है। सदस्य को बोलने की अनुमति एवं बैठने का आदेश देता है। बैठने का आदेश देता है। तीसरा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ताश कुंजित है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद 118 के तहत। उसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसके अलावा क्या करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर ही करता है। इसका अंतिम निर्णय स्पीकर ही करता है। स्पीकर ही करता है। ठीक। और क्या करता है लोकसभा स्पीकर? दल बदल के आधार पर कोई सदन का सदस्य अयोग्य होता है तब भी अंतिम निर्णय स्पीकर ही करता है। दल बदल के आधार पर कोई सदस्य यदि अयोग्य है तो अंतिम निर्णय स्पीकर ही करता है। स्पीकर करता है। और क्या करता है? एक अंतिम कार्य लिखिए, स्पीकर सामान्यतः मत नहीं देता। स्पीकर सामान्यतः मत नहीं देता। क्या? स्पीकर सामान्यतः मत नहीं देता, लेकिन किसी भी विधेयक को लेकर यदि मतों की संख्या बराबर हो जाए, क्या? यदि मतों की संख्या बराबर हो जाए, क्या? मतों की संख्या यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा? स्पीकर निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। स्पीकर निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। कास्टिंग वोट देता है। प्रभावी बहुमत एक बार बता दें, कुल संख्या का बहुमत प्रभावी बहुमत है। आपके क्लास में 100 लोग हैं और जिस दिन हम एक प्रस्ताव पारित करा रहे केवल 65 लोग आए हैं। मैंने कहा यह प्रभावी बहुमत से पारित कराइए कि क्लास कल चलेगी या बंद होगी। तो प्रभावी बहुमत का मतलब वो जितने आए हैं उसका आधे से अधिक नहीं, आपकी क्लास की टोटल संख्या का आधे से अधिक, यानी 100 का में से 51 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिलहाल आशीष, ये बात मैंने आपको राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति को जब हटाने की प्रक्रिया बताई थी वहां भी प्रभावी बहुमत बताया गया था।
या तो वो क्लास आपने किया नहीं है या तो छोड़ दिया था आपने, वहां भी बताया मैंने। तो ये हो गए पूरे के पूरे लोकसभा स्पीकर के कार्य। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर जितने भी प्रीलिम्स में बड़ी परीक्षा तक सवाल बन सकते सबको मैंने कवर कर दिया, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जरा आप कमेंट करके बताइए क्या लोकसभा स्पीकर आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं। पूरा स्पीकर अच्छे से इसका चयन, इसका शपथ, इसका कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया और लोकसभा स्पीकर की शक्तियां, सारे पॉइंट्स क्लियर। सब लोगों के कमेंट आ जाएंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आराम से नोट करिए और कमेंट करके बताइए। अरविंद यादव, प्रिंसिपाल सर जी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ललिता, प्रिंसिपाल, अनिल कुमार, सुनैना, मुकेश कुमार, चंद्रवीर, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अध्यक्ष क्लियर है तो उपाध्यक्ष को समझने में कुछ है ही नहीं, केवल उपाध्यक्ष में इतना समझना है उपाध्यक्ष से सवाल क्या बनेगा प्रीलिम्स में। सारे सवाल 90% अध्यक्ष से सवाल आते हैं, उपाध्यक्ष से कोई सवाल नहीं आता ज्यादा। बस इतना याद रखिएगा, अध्यक्ष के चुनाव के बाद इस लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं आप स्टैटिक जीएस। कभी कभी स्पीकर को लेकर एक सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन रहे, तो नोट कर लीजिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर रहे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन रही, तो मीरा कुमार रही। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्तमान में कौन लोकसभा स्पीकर है, तो ओम बिड़ला है, ये भी नोट कर लीजिएगा। I am selected as an assistant accountant in UPPCL। चंद्रवीर, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे से काम करिए। जिस भी सेवा में जाइए पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ काम करिए और आगे बढ़िए, भविष्य में पीसीएस भी बनिए। क्लास समझ में आ रही चंद्रवीर आपको अच्छे से? आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर चयनित हुए हैं यूपीपीसीएल में, बहुत बढ़िया। चलिए, निधि कुमार, बहुत बढ़िया। देखिए, 9वीं लोकसभा तक अमित दुबे व्यवस्था यह थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सत्ता पद से होते थे, लेकिन 10वीं लोकसभा से व्यवस्था यह हो गई है कि अध्यक्ष सत्ता पद से होता है और उपाध्यक्ष विपद से होता है। हाउ टू मैनेज, आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा ना, मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस पे एक बार या मैसेज डाल दीजिएगा चंद्रवीर लिख के, तो मैं एक बार आपसे बात कर लूंगा, तो बताता हूं क्या करेंगे आप नौकरी के साथ। इस पर एक बार आप मैसेज डाल दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर 7068507275 पे कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, तो मैं देख लूंगा, ठीक है। और वैसे भी कभी भी कॉल करने के लिए तो मैं वादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुबह से शाम तक 10-10 12-12 घंटे हम लोग क्लास में ही रहते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता कि फोन किसी का पिकअप हो। कोई समस्या हो पढ़ाई में, पढ़ाई में, इस शब्द का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ना आए, टाइम नहीं हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो उसको लगता है कि हमसे मदद आपको मिल सकती है, तब आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे उपाध्यक्ष की तरफ। तो मैंने क्या कहा कि अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात लोकसभा के सदस्यों के बीच एक उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? उपाध्यक्ष का कार्य कुछ नहीं है, जैसे संसद के अन्य सदस्य हैं वैसे उपाध्यक्ष भी है, बस अंतर सिर्फ इतना है, जैसे ही अध्यक्ष अपने पद से अनुपस्थित हो जाए, जैसे ही अध्यक्ष अपने पद से अनुपस्थित हो जाए, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की जिम्मेदारियां निभाता है। अच्छा, वैसे कह रहे हैं क्या जैसे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति निभाता था? बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे। अगर किसी भी मेंबर को हटाया जाता है स्पीकर के द्वारा,
कितने ईयर के द्वारा हटाया जाता है, ये ईयर का कोई प्रावधान नहीं संविधान में कि कितने ईयर के लिए, ये फैक्ट नहीं आता, न तो संविधान में इसका कोई प्रावधान है कि कितने ईयर के लिए स्पीकर किसी को हटाएगा। स्पीकर हटाने का काम कब करता है? जब दल बदल के आधार पर आयोग तो अंतिम निर्णय लेता है वो। ठीक, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभालता है और अध्यक्ष का पद संभालते हुए उपाध्यक्ष वह सारा कार्य करेगा, वह सारा कार्य करेगा जो अध्यक्ष की भूमिका में अध्यक्ष करता है। ये तो सेम वही राष्ट्रपति वाला मामला हो गया कि राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद का निर्वहन करता था तो भारत का उपराष्ट्रपति वो सारे कार्य करता था जो राष्ट्रपति करता है। ठीक उसी प्रकार से उपसभापति भी इंतजार में बैठा रहता है, काश सभापति अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाए। उपाध्यक्ष जो है इसी इंतजार में बैठा रहता है कि काश अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाए और हम भी जाकर वहां बैठ जाएं। और जब वो बैठ जाएगा तो उसकी पावर, उसकी शक्तियां, उसके कार्य वही होंगे जो कि अध्यक्ष के होते हैं। जैसे अध्यक्ष आ जाएगा, उपाध्यक्ष पुनः अपने पक्ष में आ जाएगा अपने पद पर और एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। दूसरी बात इसकी विशेषताओं में एक ध्यान रखिएगा, आगे चलकर आपको अभी हमें संसदीय समितियां पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? संसदीय समितियां। जब आप संसदीय समितियां पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर उपाध्यक्ष किसी भी संसदीय समिति का सदस्य है तो अपने आप उसका अध्यक्ष बन जाएगा, अपने आप उसका अध्यक्ष बन जाएगा। ये एक विशेषता है, हो सकता है कभी गहरा सवाल पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अध्यक्ष हमेशा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी था वो क्या था, उसको आप पढ़ ही चुके हैं पहले भी, इसलिए अब बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन है इसमें? ये देखिए, सभापति है और उपसभापति है। और आपको पता है सभापति का मतलब भारत का उपराष्ट्रपति है और भारत के उपराष्ट्रपति के सारे कार्य आप पहले ही जान चुके हैं, यानी राज्यसभा के सभापति को। और उसी समय मैंने उपसभापति को भी बता दिया था कि जब कभी भी राज्यसभा का सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, और जब उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा तो वह सारे कार्य करेगा जब जो सभापति के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति करता है। सभापति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। तो ये विरोधाभास याद रखिएगा, कई बार यहां मिस्टेक होती है। जैसे मैंने क्या कहा, अध्यक्ष अपना पद त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। लेकिन कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है हम लोगों से, क्या कि अगर कोई पूछे कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है तो हम कहते हैं सभापति, तो जल्दी में हम ये भी बोल देते हैं जबकि सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। ये गलत हो जाएगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। क्या? सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। क्यों? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति है और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन एक और विरोधाभास है, भारत का राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है जबकि उपराष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। तो ये जरा सा गोल गोल वाले क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सदन का पीठासीन अधिकारी हो गया। अब आपको बताएंगे दल बदल कानून। क्या बताएंगे? दल बदल कानून। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, दल बदल कानून।
दल बदल कानून के तहत कैसे कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है? दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का आधार क्या है? अयोग्यता का आधार क्या है? दल बदल कानून के संबंध में अयोग्यता का आधार क्या है? पहला, यदि कोई सदन का सदस्य चुनाव जीतने के पश्चात किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। तो दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। दूसरा और दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान यह है कि यदि कोई सदस्य यदि कोई सदस्य निर्दलीय चुनाव जीतता है, निर्दलीय चुनाव जीतता है और चुनाव जीतकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, दूसरी पार्टी में या किसी दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल के आधार पर क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। बीच में छोड़ दे रहा है, अभी तो सही करने थे, तुम तो छोड़ दे रहा। तो मैं फिर से पूरी बात दोहराता हूं। पहले शर्त क्या है? यदि कोई सदन का सदस्य चुनाव जीत कर के पश्चात किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, जिस दल से वह चुनाव जीत कर जाए, चुनाव जीतने के पश्चात वह दूसरे दल में चला जाए तो इस प्रकार से उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। फिर से बता दे, जब कोई सदन का सदस्य, सदन कोई भी हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिस पार्टी से चुनाव जीत कर जाता है, चुनाव जीत के जाने के पश्चात जैसे ही सदन में पहुंचता है वह दूसरी पार्टी में यदि शामिल हो जाए तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है लेकिन चुनाव निर्दलीय रूप में जीतता है, निर्दलीय का मतलब यह होता वह किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था बल्कि अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर चुनाव लड़ा था, और जैसे ही चुनाव जीतकर वह सदन में पहुंचता है, चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। कारण यह है कि लोगों ने उसको चुना था उसके व्यक्तिगत व्यवहार पर। अगर उसके ऊपर ठप्पा लगा होता यू या जी का तो फिर उसको नहीं चुनता, उसके व्यक्तिगत व्यवहार पर चुना गया और किसी दूसरे पार्टी को आपने चुना तो अब आपको दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। अच्छा हो, ठीक। अभी दो बताए हैं, ये पच गया, डाइजेस्ट हो गया था ना, ये डाइजेस्ट हो गया तो आगे चलूं फिर मैं। चलिए ये हो गया तो दूसरा पेज लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा, कोई भी मनोनीत सदस्य
चुनाव के 6 माह बाद, 6 माह बाद, पहले नहीं, पहले करेगा तो नहीं माना जाएगा। चुनाव के 6 माह बाद, मतलब मनोनीत होने के 6 माह बाद, कोई भी मनोनीत सदस्य 6 माह बाद, 6 माह बाद यदि किसी पार्टी में शामिल हो जाए, यदि किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल माना जाएगा। तो उसे दल बदल माना जाएगा। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण देखिए, यदि कोई सदन का सदस्य, यदि कोई सदन का सदस्य अपने विहिप के निर्देशों का पालन न करे, विहिप के निर्देशों का पालन न करे तो उसे दल बदल के आधार पर, तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा, यानी कि दल बदल माना जाएगा। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सवाल बताएं क्या चल रहा होगा कि सर ये विहिप क्या होता है। विहिप एक अंग्रेजी वर्ड है। देखिए भाई, विहिप एक अंग्रेजी वर्ड है जिसे कहा जाता है सचेतक, सचेतक। और प्रत्येक सदन में हर पार्टियों का अपना एक विहिप होता है जिसे निर्देश कहा जाता है, और उस निर्देशों का पालन पार्टी के सभी सदस्यों को करना होता है। अगर उस दल का कोई भी सदस्य अपने विहिप के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जैसे कि पार्टी ने कहा ए पे मतदान करो और वह सदस्य बी पे मतदान कर रहा है, पार्टी ने कहा बी पे मतदान करो, वो सदस्य सी पे मतदान कर रहा है, या फिर वह व्यक्ति कह रहा हम मतदान नहीं करेंगे, अपने आप को मतदान से अलग रखेंगे, तो इसका मतलब है वह व्यक्ति विहिप के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। और हर राजनीतिक दल का अपना एक विहिप होता है जो निर्देश देता है अपने सभी सदस्यों को। तो दल बदल कानून में यह भी कहा गया कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने विहिप के निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। ये 4 तरीके बताए गए किसी भी व्यक्ति के दल बदल के आधार पर अयोग्य होने के। फिर मैं चारों तरीके दोहरा देता हूं। यदि वो कोई व्यक्ति ए पार्टी से चुनाव जीतकर जाए और चुनाव जीतने के बाद वह बी पार्टी में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। मैं किनारे हट जा रहा हूं, आप नोट भी करते रहिए और मेरे लेक्चर को कानों से ध्यान से सुनते रहिए। मैंने कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पार्टी से चुनाव जीतकर जाता है, जैसे ही ए पार्टी से चुनाव जीतकर जाता है उसके बाद वह बी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। यह पहला कारण हुआ। दूसरा कारण मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, चुनाव किसी पार्टी से नहीं, किसी दल से नहीं, बल्कि निर्दलीय आधार पर जीतता है, और निर्दलीय आधार पर चुनाव जीत जाने के पश्चात वह व्यक्ति जैसे ही सदन में पहुंचता है तो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा मनोनीत किया गया सदन में, और मनोनीत होने के बाद 6 महीने तक अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाए तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसे भी दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। और सबसे अंतिम बात मैंने क्या बताई? सबसे अंतिम बात मैंने यह बताई, जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने विहिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता तब भी उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाता है। इस पॉइंट को कम से कम 3 बार देखिएगा जब वीडियो मिल जाएगा, नहीं दिमाग थोड़ा सा गोल गोल घूमता है, कठिन है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसमें अपने 2 अपवाद भी हैं, लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। जरा अपवाद देखिए, अपवाद क्या है?
इसके निम्नलिखित दो अपवाद हैं। निम्नलिखित इसके दो अपवाद हैं। पहला अपवाद यह है, यदि किसी पार्टी से एक तिहाई सदस्य निकलकर एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, अभी समझाता हूं। दूसरा अपवाद यह है, यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य एक साथ निकलकर ये दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होना, दूसरी पार्टी बनाना है भाई। एक साथ निकलकर दूसरी पार्टी बना ले, नई पार्टी बना ले, यूं कह सकते हैं एक तिहाई सदस्य निकलकर एक साथ नई पार्टी बना ले। क्या बना ले? एक नई पार्टी बना ले। और या तो दो तिहाई सदस्य एक साथ निकलकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं, तो इन दो स्थितियों में इन व्यक्तियों को दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। पहले पूरा खत्म होने दीजिए बाबू, खत्म होने दीजिए। सर जब अयोग्यता साबित हो जाएगा तो वह सदन से बाहर माना जाएगा क्या? हाँ, जब साबित हो जाएगा तब। ठीक है, अभी पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अभी हो सकता है आपके मन में जो सवाल चल रहा हो सब आ जाए उत्तर। क्या है परेशान हो रहे हैं? पहले इसको समझिए, इसको समझिए। यदि किसी पार्टी को एक तिहाई सदस्य निकल जाने पर उसे नई पार्टी के गठन कर लेने पर अयोग्य नहीं माना जा रहा है, ऐसा क्यों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग सारे लोग समीक्षा अधिकारी में ऑफलाइन पढ़ रहे होते, मैं ऊपर कमरे में आपको बड़े वाले हॉल में पढ़ा रहा होता, और जैसे ही मैं दल बदल कानून लिखता वैसे ही क्लास का कोई एक बच्चा नीचे जाकर मैनेजमेंट में खड़ा हो जाता और वो कहता कि सर ये कैसा टीचर लाके खड़ा कर दिया मेरे सामने, इनको तो पॉलिटी आती ही नहीं, इनको तो ये भी नहीं पता है कि पॉलिटी पढ़ाई कैसे जाती है, बच्चों को बात समझाई कैसे जाती है। मैनेजमेंट आके ऊपर देखा कि सारे बच्चे एकदम लगातार नोट्स बना रहे हैं, लगातार आंखों किसी की पुतलियां भी नहीं झपक रही हैं, और एक बच्चा ऐसी शिकायत कर रहा है। तो ऐसी दशाओं में मैनेजमेंट क्या करेगा? हमें निकालेगा या उस बच्चे को कर देगा भैया अपना पैसा लो वापस चलो, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, उस बच्चे को ही निकाल देगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, प्रॉब्लम उस बच्चे में है। अब दूसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए जैसे ही मैंने दल बदल कानून को लिखने के लिए पीछे हटे और हमारे क्लास के एक साथ एक तिहाई या दो तिहाई बच्चे एक साथ निकल गए, जाके पूरा का पूरा मैनेजमेंट का सीट ही घेर लिए और उन्होंने कहा सर ये टीचर जो आप लाए ये बिल्कुल भी पढ़ाना इनको नहीं आता, कुछ भी नहीं समझा पा रहे, सब उल्टा सीधा गलत पढ़ा रहे हैं, एकदम कोई एग्जाम में आता ही नहीं क्वेश्चन जो ये पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट ऊपर आके देखे भैया क्लास में तो बैठे थे 100 बच्चे, केवल 40 बच्चे हैं। तो ऐसी दशाओं में क्या होगा? ऐसी दशाओं में अब उन बच्चों को अयोग्य नहीं माना जाएगा, अब टीचर ही अयोग्य है। प्रॉब्लम टीचर में है, अब प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, क्योंकि अगर किसी टीचर का एक साथ आधे से अधिक बच्चे विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब वाकई वो अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है। उसी प्रकार से यदि किसी पार्टी से एक साथ एक तिहाई सदस्य निकल करके एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं, या दो तिहाई सदस्य निकल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ये दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अब प्रॉब्लम इन व्यक्तियों में नहीं, प्रॉब्लम पार्टी में है, पार्टी की विचारधारा में है, पार्टी की नीतियों में है, पार्टियों के उद्देश्य में है, तभी इतने सदस्य एक साथ इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस आधार पर कोई भी संसद का सदस्य जब अयोग्य होगा, इसका अंतिम निर्धारण कौन करेगा? इसका अंतिम निर्धारण स्पीकर करेगा, और स्पीकर के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। ठीक, नोट करके ओके बताइए, समझ में आया? उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, और अब आपको पढ़ाएंगे सदन के सत्र, संसद के सत्र, सदन का नेता, विपक्ष का नेता।
जी कंचन त्रिपाठी एकदम सही। समझ गए कंचन भैया, बहुत बढ़िया। लास्ट लाइन स्पीकर वाली ये समझ गया, ये आप यहां पूछ रहे होंगे, ये वाला स्पीकर वाला। स्पीकर वाला बहुत पहले है भैया, स्पीकर वाला कहां गया? एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए आपका जो भी होगा। किसका नाम था? आशीष भैया, क्वेश्चन लिख दीजिए क्या है ना। लास्ट लाइन स्पीकर वाला समझ नहीं पा रहे कौन सा कह रहे हैं। अब इसके बाद हेडिंग बनाइए संसद के क्षेत्र। संसद के क्षेत्र, वर्ष भर में संसद के सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र, दूसरा सत्र है ग्रीष्मकालीन सत्र, जिसे कहा जाएगा मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। और बजट सत्र प्रायः फरवरी में प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल तक चलता है, और ग्रीष्मकालीन सत्र प्रायः मई जून से प्रारंभ होकर अगस्त सितंबर तक चलता है। अगस्त सितंबर तक चलता है। और शीतकालीन सत्र नवंबर से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलता है। रुकिए भाई वेट। रोशन जी बहुत धन्यवाद। श्रीनाथ जी बहुत धन्यवाद। देखिए बोर्ड की प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, क्या बताया था कि दल बदल के आधार पर यदि संसद का कोई सदस्य अयोग्य होगा, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति की लोकसभा स्पीकर? लोकसभा स्पीकर करेगा। वही चीज जो मैंने आपको संसद की सदस्यों की निर्योग्यता में बताया था। हाँ, यही यहां पर होगा कि अंतिम निर्णय इसका स्पीकर लेगा। ठीक, चलिए धन्यवाद सुनैना जी। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक। अब यहां पर कुछ बारीक बातें जो बच्चे नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? देखिए,
ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि फरवरी में शुरू हुआ मार्च अप्रैल तक ही चलेगा, आगे पीछे कभी भी यह समाप्त हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई संसद का सत्र 3 फरवरी से प्रारंभ हुआ, बजट सत्र, और यह समाप्त हो रहा है 6 अप्रैल को, समाप्त हो रहा है 6 अप्रैल को, तो किसी भी सत्र की पहली बैठक से लेकर जब समाप्त होता है सत्र, उसी को ही बोलते हैं सत्रावसान। जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर सत्रावसान क्या होता है, यही होता है सत्रावसान। देख लीजिए, किसी भी सत्र की पहली बैठक से लेकर सत्र के समापन, जो सत्र के समापन की तिथि होती है वही सत्रावसान कहा जाता है। और किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको, ये किसी भी सत्र की पहली बैठक से लेकर सत्रावसान के जो बीच का समय है 3 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक, इसी को बोलते हैं सत्र। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेशन। बात समझ में आ गई? किसी भी सत्र के पहली बैठक से लेकर सत्रावसान के बीच के समय को सत्र क्या कहते हैं? सत्र या सेशन कहा जाता है। और किसी भी सत्र का जिस दिन समापन किया दिया जाता है, उसी समापन करने वाली तिथि को जो समाप्त किया जाता है उसे सत्रावसान कहा जाता है। तो सत्रावसान और सत्र समझ गए? स्पीकर ही निर्णय लेगा भाई। दल बदल के आधार पर जब कोई सदस्य अयोग्य होगा तब निर्णय लेगा ना। आप उल्टा कॉन्सेप्ट समझे होंगे। दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा तब उसका निर्णय स्पीकर लेगा। स्पीकर का मतलब अध्यक्ष होता है हिंदी में। तो मैंने कहा कि किसी भी सत्र की पहली बैठक से लेकर सत्रावसान के जो बीच का समय होता है उसे सत्र कहा जाता है। जिस दिन इसको समाप्त किया जाता है उसे सत्रावसान कहा जाता है। लेकिन एक और बेसिक बात आप जानिए, किसी भी सत्र के सत्रावसान से लेकर, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी भी सत्र के सत्रावसान से लेकर अगले सत्र की पहली बैठक, मान लीजिए अगले सत्र कब आया? ग्रीष्मकालीन सत्र कितने तारीख को आया? 3 मई को आया। समापन कब हुआ था? पिछले सत्र का 6 अप्रैल को हुआ था। तो किसी भी सत्र के सत्रावसान से लेकर अगले सत्र की पहली बैठक के बीच का जो समय होता है इसे अवकाश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अवकाश कहा जाता है। और वर्ष भर में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये बीपीएससी में सवाल आया था इस बार, अभी हाल फिलहाल में। इसको तो हमेशा पढ़ाते हैं, कोई आज नहीं, पहली बार नहीं पढ़ाया मैंने, हर बैच में पढ़ाया इसको मैंने। तो साल भर में, वर्ष भर में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। लेकिन हमारे संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य, संसद के 2 सत्रों के मध्य, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक बढ़ रहा अंतर तो अनुच्छेद 85 याद करिए, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर सत्र को आहूत करेगा कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप न होने पाए। तो आपके परीक्षा में यहां 3 सवाल पूछे जाते हैं। अभी आया है गौरव, पहला कमेंट आपका आया है। यही आया है कि नहीं पहुंच रहा है? तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं। यहां पर 3 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा, वर्ष भर में कुल कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3। लेकिन साल भर में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि कम से कम साल भर में 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी सूरत में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर हो रहा है तो अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति सत्र को आहूत करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद। और बेसिक बातें मैंने क्या बताई? बेसिक बातें मैंने ये बताई कि किसी भी सत्र की पहली बैठक से लेकर सत्रावसान के बीच के समय को सत्र कहा जाता है, और किसी भी सत्र के सत्रावसान से लेकर अगले सत्र की पहली बैठक के बीच के समय को अवकाश कहते हैं। ठीक भाई, एक एक पॉइंट क्लियर। अब आपको बताएंगे सदन के सत्र।
अब कहेंगे एक सत्र तो समाप्त हुआ, किसी तरह एक सत्र और ला दिया। ये संसद का सत्र है, वर्ष भर में जो बैठकें होती हैं। अब एक दिन सदन की कार्यवाही में जैसे कार्यवाही चलती है उसको बोला जाता है सदन का सत्र। तो अगली हेडिंग बनाइए, सदन का सत्र। क्या लिखें भाई इसमें? कल बोर्ड क्यों दिक्कत कर रहा है, क्या बात है? चलिए एक झट, सदन के सत्र। सदन के सत्र, दूसरा वाला बोर्ड लगाइए, एक सेकंड लगे। रुकिए भाई रुकिए थोड़ा सा। आशीष जी कह रहे हैं सर इसको रेस्ट करवाइए, इसको आप लोग लगातार इतना पढ़ा दे रहे हैं ना, ये रेस्ट नहीं कर पा रहा। बात तो सही है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक कंटिन्यूअस चलता रहता है। हम तो बीच बीच में ऑफलाइन चले जाते हैं, तो कोई ना कोई लेकिन टीचर तो रहता है पढ़ाने के लिए। आशीष जी कह रहे हैं इसको कम रेस्ट कराइए सर। आज सेमीफाइनल मैच चल रहा है भाई, इंडिया उसका किसका चल रहा है? इंडिया का तो कल है, आज चल रहा होगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान का ना। कल की क्लास हम बीच में छोड़ भी सकते हैं क्योंकि कल इंडिया सेमीफाइनल का मैच है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड का। कल तो कैसे क्लास होगी? आ गया भाई? ये आया है, दूसरा बोर्ड लाएंगे, बढ़ाइए मत आप लोग, क्लास जाने नहीं पाएगी चाहे एक से एक बोर्ड लाए जाएंगे इसमें, परेशान मत होइए। ठीक, चलिए आप देखिए बहुत पैरेलल बोर्ड एक आया है आपके लिए, हेडिंग सदन के सत्र। इसके लिए तो कुछ कलर दूसरा निकालना पड़ेगा, इसमें चलेगा प्योर वाइट। सदन के सत्र। चलो हमको लिखना भी बहुत पड़ता है ना। सदन के सत्र, सदन का सत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक है प्रथम सत्र, एक है द्वितीय सत्र। एक है द्वितीय सत्र। और प्रथम सत्र की यदि बात की जाए फ्रेंड्स, प्रथम सत्र को 11 से 1 PM तक रखा जाता है और द्वितीय सत्र को 2 बजे से लेकर जब तक पीठासीन अधिकारी निलंबित न कर दे, निलंबित न कर दे। लेकिन इस प्रथम सत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्रश्नकाल, और एक है शून्यकाल। एक है
शून्यकाल। और प्रश्नकाल को भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि प्रश्नकाल के अंतर्गत जो इसकी टाइमिंग होती है वह 11 से 12 पीएम होती है, और शून्यकाल की जो टाइमिंग होती है वह 12 से 1 पीएम होती है। और प्रश्नकाल में संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन। एक पूछा जाता है लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। और तीसरा होता है अल्प सूचना पत्र। क्या होता है? तीसरा होता है अल्प सूचना पत्र। तो यहां ध्यान क्या रखना है? संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से, संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक मौखिक प्रश्न, एक लिखित प्रश्न, एक अल्प सूचना पत्र। जब संसद के सदस्यों के द्वारा मौखिक प्रश्न पूछा जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा जब मौखिक प्रश्न पूछा जाता है तो संसद के सदस्यों को मंत्रियों को मौखिक जवाब देना होता है। जब लिखित सवाल पूछा जाता है तो लिखित जवाब देना होता है। और जब अल्प सूचना पत्र के माध्यम से कोई सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब यह हुआ हाल फिलहाल में करंट के मुद्दे पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में घटित, हाल फिलहाल में घटित मुद्दों को इसमें पूछा जाता है। क्या? हाल फिलहाल में घटित मुद्दों को इसमें पूछा जाता है, जो तुरंत तरोताजा मामले होते हैं। ये 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। शून्यकाल का उल्लेख न तो हमारे संविधान में किया गया है, शून्यकाल का उल्लेख न तो हमारे संविधान में हुआ है, संविधान में हुआ है, न ही किसी संसदीय अधिनियम में, न ही किसी संसदीय व्यवस्था में, व्यवस्था ने, न ही कोई अधिनियम में। तो भैया ये कहां से आया है? फिर ये भारत की ही देन है। ये फ्री में सवाल पूछा गया है, ये भारत की ही देन है। इसको शुरुआती दौर में परंपरा में शून्यकाल का भी समय एक रखा गया 12 से 1। इसमें क्या किया जाता है सर? इसमें भी संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है, मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है, मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत जो भी सवाल पूछे जाते हैं, तो यह इसके लिए सदन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। यानी स्पीकर को पूर्व में सूचना नहीं दी जाती। जबकि प्रश्नकाल में जो सवाल पूछने होते हैं संसद के सदस्यों को, इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को, इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को 10 बजे से पहले ही देनी होती है। यह है आपका सदन का सत्र। इसमें प्री के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन को बाहर निकालिए। पहला सवाल बनेगा कि सदन के प्रथम सत्र को कब से कब तक माना गया है, तो आंसर दीजिएगा 11 से 12। दूसरा सवाल पूछा जाएगा सदन के सत्र की शुरुआत किससे होती है, तो आंसर दीजिएगा प्रश्नकाल। जब पूछा जाए प्रश्नकाल के बाद कौन सा सत्र आता है, तो आंसर दीजिएगा शून्यकाल। जब पूछा जाए शून्यकाल के पहले कौन सा सत्र आता है, दीजिएगा प्रश्नकाल। जब पूछा जाए कि प्रश्नकाल का समय टाइमिंग क्या होती है, तो कहिएगा 11 से 12। जब पूछा जाए कि प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, टाइम पीरियड, तो आंसर दीजिएगा 1 घंटा।
उसी प्रकार से जब पूछा जाए शून्यकाल का समय क्या होता है तो आंसर दीजिएगा 12 से 1, और जब पूछा जाए कि इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि क्या होती है, तो आंसर दीजिएगा 1 घंटा। इसकी भी टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। और शून्यकाल कहाँ की देन है? ये भारत की देन है। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। प्री के इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नोट करिए, ओके बोलिए। अभी जाते जाते आपको मैं सदन का नेता और विपक्ष का नेता बताकर तब विदा करूंगा। चलिए भाई, चलिए, बहुत धन्यवाद, प्यार है आप लोगों का। ये चलिए, नोट हो गया भाई। इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, चले आगे। हेडिंग बनाइए, सदन का नेता, विपक्ष का नेता। सदन का नेता, विपक्ष का नेता। सदन का नेता, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, सदन का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक। अब देखिए, सदन का मतलब यहां हुआ, सदन का नेता लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। पहली बात, किताबें केवल लोकसभा में लिखती हैं, लेकिन दोनों जगह होता है। सदन का नेता लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। और विपक्ष का नेता की अगर बात किया जाए तो विपक्ष का नेता भी लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। राज्यसभा में भी होगा, ठीक।
देखिए, सदन का नेता लोकसभा में प्रायः प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही लोकसभा में सदन का नेता माना जाता है। राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त करे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त करे, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त करे। लेकिन आपने तो ये कह सकते थे कई बार सर ऐसा होता है तो बंद करिए। प्रधानमंत्री ये भी तो हो सकता है, कई बार प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। जैसे मनमोहन सिंह की बात किया जाए, मनमोहन सिंह की बात किया जाए, ये तो राज्यसभा के रहे। इंदिरा गांधी की बात किया जाए, इंदिरा गांधी की बात किया जाए, ये भी राज्यसभा में है। और आगे चल करके आप इंद्र कुमार गुजराल को देखेंगे, सॉरी इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा का नहीं। क्या कह रहे? ये अगर लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री तो लोकसभा का नेता यही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। और राज्यसभा में किसी व्यक्ति को यह नियुक्त कर दे। और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ही किसी व्यक्ति को राज्यसभा का नेता बना देगा। लेकिन बाय द वे, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है बल्कि वह राज्यसभा का सदस्य है, तब प्रधानमंत्री राज्यसभा में सदन का नेता होगा और वह व्यक्ति फिर लोकसभा में किसी को सदन का नेता बनाएगा। लेकिन किताबों में सिर्फ इतना लिखा है लोकसभा प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। जरूरी नहीं है, राज्यसभा का भी नेता बन सकता है। और केवल लोकसभा में ही नेता नहीं होता सदन का, राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है। यह बात स्पष्ट हो गई। अब आइए विपक्ष के नेता में देखते हैं। यदि विपक्ष के नेता की बात किया जाए, किसी भी सदन में विपक्ष का नेता का पद तब मिलेगा जब दूसरी वाली पार्टी को या विपक्ष को, दूसरी वाली, सत्ता पक्ष नहीं, दूसरी वाली पार्टी को सदन की कुल सीटों का 1/10 सीटें प्राप्त हों। सदन की कुल सीटों का 1/10 सीटें प्राप्त हों, तभी इनको क्या मिलता है? विपक्ष का पद मिलता है। और लोकसभा में यह न्यूनतम सीट, लोकसभा में यह न्यूनतम सीट 55 निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा में यह न्यूनतम सीट 25 निर्धारित की गई है। और कमाल की बात है, जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें दूसरी वाली पार्टी जो विपक्ष है कौन है? कांग्रेस है। और कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? महज 52 सीटें हैं। और कितनी सीटें चाहिए? 55। इसलिए वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली है, जो हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए बहुत ठीक नहीं माना जाता। क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत वाली हो तो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर न हो जाए कि सरकार सत्ता पक्ष तानाशाह बन जाए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार भी हो, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि 52 ही सीटें इनके पास है, और जबकि 55 सीटें चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद पाने के लिए। राज्यसभा में विपक्ष का नेता का पद पाने के लिए 25 सीटें चाहिए। ये हो गया
सदन का नेता और विपक्ष का नेता। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आपको बता देते हैं कि सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, इसको नोट करिए तो आपको मैं समझाता हूं कि सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। चले, इसलिए आप धारा के विपरीत वोट करते ताकि विपक्ष भी बना रहे। हा? एक बार सरसरी सर फिर से बता दें, एक बार फिर बता दें भैया। देखो, एक सदन का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। सदन का नेता लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो सदन का नेता प्रधानमंत्री ही बनेगा, क्योंकि सदन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह राज्यसभा में रहेगा, तब वह राज्यसभा का सदन का नेता बन जाएगा, लोकसभा में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अगर यह लोकसभा में सदन का नेता रहेगा तो राज्यसभा में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। लेकिन विपक्ष का नेता का पद किसी पार्टी को तभी मिलता है जब विपक्ष को कम से कम सदन की कुल संख्या का 1/10 सीटें प्राप्त हों। इसके लिए लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है भैया अमित दुबे। चलिए, सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। पहला, विघटन के माध्यम से। विघटन के माध्यम से। दूसरा, सत्रावसान के माध्यम से। तीसरा, स्थगन के माध्यम से। पहला सवाल, विघटन कौन करता है। विघटन कौन करता है। राष्ट्रपति। ये सवाल प्री में पूछा जाएगा कि लोकसभा को कौन विघटित करता है। राष्ट्रपति। लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है। राष्ट्रपति। और स्थगन कौन करता है। स्पीकर। ध्यान रखिएगा, पहला 3 सवाल ये पूछा जाएगा। पहली बात, सदन की बैठकों को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। 3 प्रकार से। कैसे कैसे। लोकसभा को विघटित करके, सत्र का सत्रावसान करके, बैठक का स्थगन करेंगे। सत्रावसान विघटन कौन करता है। राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है। राष्ट्रपति। स्थगन कौन करता है। स्पीकर। इन तीनों का प्रभाव क्या पड़ता है। विघटन हो जाने पर पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाती है। पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाती है
और इसकी कोई भी बैठक अब तब तक नहीं हो पाएगी जब तक अगली लोकसभा का गठन न हो, अगली लोकसभा का गठन न हो। और जब कभी भी सत्रावसान किया जाएगा तो सत्रावसान करता तो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह से, लेकिन सत्रावसान का प्रभाव क्या पड़ेगा? सत्रावसान का प्रभाव ये पड़ेगा कि पूरा का पूरा सत्र ही समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा सत्र ही समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा सत्र ही समाप्त हो जाएगा। और यदि स्पीकर स्थगित कर दे तो क्या होता है? स्थगन करने से सदन की बैठकें कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताहों के लिए स्थगित होती है, उसके बाद फिर से चलने लगेगी। लेकिन अगर सत्रावसान हो गया तो जिस सत्र का सत्रावसान हुआ है उस सत्र में दोबारा अब कोई बैठक नहीं होगी जब तक अगले सत्र को न बुलाया जाए। अगर लोकसभा को विघटित कर दिया गया तो अब कोई बैठक नहीं हो पाएगी जब तक कि नई लोकसभा का गठन न हो जाए। लेकिन स्थगन तो कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ सप्ताहों के लिए भी कर सकता है, उसके बाद बैठकें फिर शुरू हो जाती है और विघटन करने का काम करता है लोकसभा स्पीकर। आज की सेवा समाप्त हुई। तो लोकसभा में कहां विपक्ष का नेता है ललिता? लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद खाली है वर्तमान में। राज्यसभा में देर से देखिए उसको, वो राज्यसभा में भाई वो पद नहीं मिलेगा। विपक्ष में कोई अपने आप को नेता बनाने अलग बात है, लेकिन विपक्ष का नेता का पद संवैधानिक विधिक तरीके से तभी दिया जाएगा जब कम से कम आप 55 सीटें पाएंगी। तो अब हम लोग संसद के आधे हिस्से पर आ गए हैं। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसके बाद अब आपको हम पढ़ाएंगे विधायी प्रक्रिया, फिर संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय समितियां और उसके बाद संसद के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। तब जाएंगे विधानसभा और विधान परिषद पे। ठीक, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।